नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गेहूं में चावल की गुणवत्ता की जांच, संयुक्त टीम ने एफसीआई गोदाम का किया निरीक्षण। जांच दल ने विद्यालय पहुंचकर लिए बयान, विदाई पार्टी में बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाने का है मामला। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 29 फरवरी से 23,066 परीक्षार्थी पंजीकृत। प्राइवेट स्कूल संचालक बोले, जब तक भुगतान नहीं तब तक जांच नहीं। आरटी के अंतर्गत नवीन प्रवेश भी नहीं लेंगे प्राइवेट स्कूल संचालक। अब खबरें विस्तार से। टाउन पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा है। उनके कब्जे से 18 बाइक, 10 चेसिस, 4 स्क्रैप इंजन बरामद हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। देवेंद्र पुत्र दिलीप जाट निवासी भंबूवाली थाने टाउन ने थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया कि मोटरसाइकिल सेंटर पालक टाउन से बाहर खड़ा किया गया था। इसको वापस आकर देखा तो गायब मिला। इस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर आरोपी को पकड़ने को टीम गठित की गई। डीएसटी टीम द्वारा प्रकरण में तकनीकी सहायता और मानवीय सूचना के आधार पर सूचना संकलन पर वांछित आरोपी कनू को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम कनू की इत्तला पर रोहित कबाड़िया टाउन के गोदाम से चोरीशुदा मोटरसाइकिल सहित कुल 18 मोटरसाइकिल में 10 चेसिस कंटी छटी हालत में मिली। इसके साथ ही 4 मोटरसाइकिल के इंजन बरामद किए गए। मुलजिम कनू के द्वारा कस्बा टाउन के आसपास क्षेत्र से सभी मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल की गई है। चोरीशुदा मोटरसाइकिल को आगे कबाड़ी को बेचना बताया गया। बाइक चोरी के आरोप में 3 जनों को पकड़ा गया है। इनमें मुख्य आरोपी कनू पुत्र पोखरदास जाति सोनी निवासी नई आबादी छोटी पहोड़ी अबोहर का रहने वाला है। इसी तरह प्रिंस पुत्र राजेंद्र टाउन का निवासी है। रोहित पुत्र सुभाष चंद्र उर्फ टेनी टाउन का रहने वाला है। इसमें मुख्य आरोपी कनू नशा करने का आदी है। इसने टाउन में काफी बाइक चोरी की है। एनडीपीएस तथा 4 मारपीट सहित कुल 5 प्रकरण दर्ज हैं। बुधवार को आरोपियों को पकड़कर उनसे पूछताछ करने में पुलिस की टीम जुटी रही। कुछ समय से निरंतर शिकायतें आ रही थी कि जो टाउन थाना क्षेत्र है उसमें बाइक चोरी की घटनाएं हो रही हैं। उसको देखते हुए रिसेंटली ऐसी जब एक सूचना प्राप्त हुई, उस पर दरिया सिंह एएसआई हैं और मनीष कुमार हेड कांस्टेबल है। उसके साथ में एक टीम गठित करी गई, रामचंद्र एसएचओ हैं उनके निर्देशन में, और उन्होंने आज जो है इसमें 3 मुल्जिमान अभी गिरफ्तार किए हैं, जिनसे करीबन 18 मोटरसाइकिल और करीबन 12 मोटरसाइकिल्स के इंजन और चेसिस प्राप्त किए हैं। मुख्यतः तौर पर इसमें जो मेन आरोपी है कनू, जो कि बड़ा पुल नई आबादी छोटी पहुड़ी अबोहर का रहने वाला है, फाजिल्का पंजाब का रहने वाला है। वो मूलतः वो पहले भी इस तरह की घटनाएं कारित करता रहा है और चोरी करने के बाद रोहित कबाड़ी नाम से एक शॉप है जिसको वो ये बेचा रहा है। आज जब उसके कबाड़ी की शॉप पे भी जब पुलिस ने रेड करी, उसके बाद इसमें करीब जो 18 मोटरसाइकिल उससे बरामद हुई और 12 व्हीकल्स के जो मोटरसाइकिल्स हैं उनके स्पेयर पार्ट बरामद हुए। इन तीनों को भी दस्तयाब कर लिया गया है। बाकी अभी और भी उम्मीद है कि आगे इनसे जब अनुसंधान होगा तो फर्दर रिकवरी हो सकती है। कैबिनेट मंत्री एवं चूरू लोकसभा चुनाव के प्रभारी अविनाश गहलोत 1 दिवसीय यात्रा पर नोहर पहुंचे। नोहर पारिक धर्मशाला में उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के एक गुट ने नारेबाजी शुरू कर दी। उनका आरोप था कि भाजपा नेता काशीराम गोदारा ने विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया को हराने का काम किया है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने काशीराम गोदारा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे बैठक के दौरान हंगामा खड़ा हो गया।
देखिए, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से चुरू लोकसभा का प्रभारी मुझे बनाया गया है। इस नाते सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ में जुड़ने के लिए ये कार्यक्रम विधानसभा स्तर का था। नौहर विधानसभा का था। पहले कल हमने चूरू में किया, आज सुबह भादरा में किया, अब नौहर में कार्यक्रम था। तो कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ में लगेंगे, इसलिए कार्यकर्ता में एक नई जोश से मोदी जी को वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए नौहर विधानसभा के जो लोकसभा की विधानसभा की चुनाव प्रबंधन समिति कोर कमेटी की बैठक। देखिए, पूरा मन के साथ में पूरा राजस्थान इस बार ये तय कर चुका है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। तीसरा यशस्वी कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी जी का रहेगा और भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। विकसित राजस्थान और विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अब ये चुनाव कार्यकर्ता का नहीं, पार्टी का नहीं, ये चुनाव जनता का है। जनता ने तय किया कि इस बार मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, जब बड़ा परिवार होता है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन परिवार के बीच में बैठकर उन बातों को सुनना, समझना और उनके साथ सामंजस्य बिठाने का काम हमारा है। इंचार्ज के नाते मैंने दोनों जो हमारे पक्ष हैं, जिनके बारे में कोई एक बात मेरे सामने आई थी, क्योंकि मैं लोकसभा का इंचार्ज हूं, मेरे सामने बातें आएगी, मैंने दोनों को बैठाकर सामंजस्य करने का प्रयास किया। निश्चित ही हम सब अब मिलकर पुनः इस लोकसभा चुनाव में नौहर विधानसभा से लक्ष्य लिया 1 लाख वोट से लीड लेने का, वो हम पूरा करेंगे। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार संयुक्त निरीक्षण टीम की ओर से बुधवार को टाउन स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में स्टॉक के लिए गेहूं और चावल की गुणवत्ता की जांच की गई। टीम में जिला रसद अधिकारी विनोद कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज चाचेवाला, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश कुमार के अलावा कृषि विभाग और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी शामिल थे। टीम सदस्यों ने गेहूं व चावल की सैंपलिंग की। इसके अलावा गेहूं व चावल में नमी की जांच की गई, गोदाम में साफ सफाई आदि की भी जांच की गई। डीएसओ विनोद कुमार ने बताया कि मिड डे मील योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। इस क्रम में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार एमडीएम योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के चतुर्थ तिमाही के लिए गेहूं व चावल के उठाव से पूर्व गुणवत्ता जांच के निर्देश जिला कलेक्टर की ओर से दिए गए थे। जांच की गई खाद्यान्न का भंडारण हाइजेनिक है या नहीं। जांच में यह बात सामने आई है कि जो चावल का वितरण विद्यालयों को किया जाता है वह फोर्टिफाइड है। इसमें विटामिन, फोलिक एसिड, आयरन भरपूर मात्रा में है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। उन्होंने बताया कि जांच में गुणवत्ता पाई गई, साथ ही रखरखाव और भंडारण भी सही पाया गया। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार राजकीय विद्यालयों में जो मिड डे मील योजना का खाद्यान्न पहुंच की जाती है और इसके तहत वितरित किया जाता है, इसकी जांच के लिए, गुणवत्ता निरीक्षण के लिए खाद्य विभाग से मैं और हेल्थ डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर से, भारतीय खाद्य निगम से और एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक संयुक्त टीम द्वारा सैंपलिंग की गई है। इसमें हमने गेहूं के और चावल के दोनों की सैंपलिंग की है। इसके अलावा गेहूं और चावल दोनों के मॉइस्चर की जांच की गई है। पूरे गोदाम में साफ सफाई कैसी है, खाद्यान्न का भंडारण हाइजेनिक है अथवा नहीं है, इन सभी बिंदुओं के अलावा एक ये चीज भी निकल के आई कि ये जो विद्यालय में एमडीएम के तहत चावल जो दिए जा रहे हैं ये फोर्टिफाइड है, बच्चों के हेल्थ के लिए इसमें विटामिन है, फॉलिक एसिड है, आयरन की चीजें भी मिली हुई है। तो कुल मिलाकर के जांच टीम को सारा जो गुणवत्ता भी है और उनका रख रखाव है, भंडारण है, वो सही मिला है। साथ में हमारी जो फूड के एफएसओ सब भी आए हुए हैं। हमें जो भंडारण गृह होते हैं उनके लिए खाद्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने एक चेकलिस्ट भी जारी की हुई है। वो प्रॉपर अपने पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट सारी चेकलिस्ट वाइज हमने चेक किया है। मतलब जैसे कि सफाई व्यवस्था है, पेस्ट कंट्रोल है, हेल्थ सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग इश्यूज हैं जो भी हैं, वो सारे हमने पॉइंट वाइज डिस्कस किए हैं। कोई भी कंप्लेंट आती है वो भी बताया गया है और सबके साथ, टीम के साथ विजिट करते हुए हमने प्रॉपर इनके भंडारण देखा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने भंडारण किया हुआ है और टाइमली ये पेस्ट कंट्रोल वगैरह सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। हेल्थ सर्टिफिकेट जो अपने कर्मचारी हैं उनके हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए इनको एक बार बोल दिया है कि वो अपने अपने स्तर से बनवा लेंगे। भादरा तहसील के गांव भाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित विदाई पार्टी में बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाने की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से गठित जांच दल ने बुधवार को विद्यालय पहुंचकर जांच की। जांच दल ने विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के बयान लिए। जांच दल में प्रिंसिपल रैंक के 3 अधिकारी शामिल हैं। जल्द ही जांच दल की ओर से उच्च अधिकारियों को जांच रिपोर्ट दिए जाने की बात कही जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग की ओर से आगामी कार्रवाई भी की जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज चाचेवाला के अनुसार भादरा तहसील के गांव भाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की विदाई पार्टी चल रही थी। उस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई कि पार्टी में शामिल बच्चे शराब का सेवन कर शामिल हुए। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। इस पर टीम बनाकर जांच के आदेश दिए गए। जांच दल ने बुधवार को विद्यालय में पहुंचकर जांच शुरू की। बच्चों और परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं। शाम तक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने की संभावना है। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि शराब विद्यालय में कोल्ड ड्रिंक में मिलाई गई थी या बच्चे शराब पीकर स्कूल में आए थे, इसकी जांच करवाई जा रही है। गौरतलब है कि गांव भाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही कक्षा 12वीं की विदाई पार्टी में शामिल छात्र छात्राओं को कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाकर मिलाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने मंगलवार को विद्यालय का घेराव किया था। भादरा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाडी में बच्चों की विदाई पार्टी चल रही थी। उसमें हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि बच्चे जो है वो वाइन का शराब का सेवन करके आए हुए हैं। तो गांव वालों ने धरना प्रदर्शन किया, तो उस सिलसिले में 3 प्रिंसिपल की जो है टीम बना करके जांच आदेश दे दिए हैं और आज शाम तक जो है जांच आने की संभावना है। जैसे ही जांच आएगी, अगर दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या सर स्कूल में कोल्ड ड्रिंक में मिलाई गई थी या पहले से बच्चे? ये तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा और उसके बाद ही अगर कोई दोषी है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? अभी आज जो है सुबह जांच दल जो है वो विद्यालय में पहुंचे। कल हमारे जो है संज्ञान में आया था शाम को। आज जांच दल जो है वो विद्यालय में पहुंचा है और अभी उनके जो है बच्चों के गार्जियंस के बयान चल रहे हैं और जैसे ही जांच सबमिट हो जाएगी तो हम जो भी दोषी पाए जाते उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड अजमेर की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू होंगी। उच्च माध्यमिक परीक्षा 29 फरवरी से 4 अप्रैल तक, जबकि माध्यमिक परीक्षा 7 मार्च से 30 मार्च तक होगी। जिले में इस वर्ष उच्च माध्यमिक परीक्षा के 23,066 और माध्यमिक परीक्षा के लगभग 26,733 परीक्षार्थी हैं। पूर्व में जिला मुख्यालय पहुंच चुके प्रथम चरण के 172 केंद्रों के प्रश्न पत्रों का वितरण किया जा चुका है। द्वितीय चरण के 174 केंद्रों पर प्रश्न पत्र 1 या 2 मार्च को जिला मुख्यालय पहुंच सकते हैं। प्रश्न पत्र प्राप्ति के दूसरे दिन इनका वितरण केंद्रों को किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज चाचेवाला ने बताया कि जिले में 5 निजी विद्यालय केंद्र और 41 से अधिक राजकीय विद्यालय के परीक्षार्थी वाले केंद्र हैं, जिन पर अध्यक्ष और जिला कलेक्टर की ओर से शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के राजपत्रित अधिकारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। जिले में बोर्ड निर्देशानुसार 3 उड़न दस्तों का गठन परीक्षा संचालन समिति से अनुमोदन उपरांत किया गया। परीक्षा के लिए जिले में कुल 175 केंद्र बनाए गए। इनमें नोहर तहसील में सर्वाधिक 38, हनुमानगढ़ तहसील में 34, भादरा तहसील में 32, रावसर तहसील में 23, पीलीबंगा तहसील में 19, टिब्बी तहसील में 17 और संगरिया तहसील में 12 केंद्र बनाए गए हैं। डीईओ पूर्वक परीक्षा करवाने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड अजमेर द्वारा जो है 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल 29 फरवरी से जो है वो शुरू हो रही है। तो 29 फरवरी से 4 अप्रैल तक जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षाएं जो है वो चलेंगी और 7 मार्च से जो है वो 10वीं बोर्ड की परीक्षा जो है शुरू होगी, जो कि 30 मार्च तक जो है वो चलेंगी। तो अपने जिले में जो है 175 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। तो 175 सेंटरों पे उच्च माध्यमिक परीक्षा के 23,066 परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा के 26,733 परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा जो है वो देंगे। तो उच्च माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न पत्र जो है वो वितरण करवा दिया गया है और जो संस्था प्रधान है जिसको केंद्राध्यक्ष हमने बनाया है, तो केंद्राध्यक्ष ने प्रश्न पत्रों को संबंधित थाने में जो है वो लोग करवा दिया गया है और प्रश्न पत्रों की जो वितरण जो है सेंटर पे वितरण जो है उसके लिए हमने जो है विशेष व्यवस्था की है कि पेपर कोऑर्डिनेटर जो है प्रत्येक सेंटर पे पेपर कोऑर्डिनेटर जो है वो लगाया है और पेपर कोऑर्डिनेटर की उपस्थिति में ही जो है वो पुलिस थाने में जो है वो ताले जो है वो खुलेंगे और पेपर कोऑर्डिनेटर जो है प्रश्न पत्रों का मिलान करेगा। उसके बाद में
प्रश्न पत्रों को जो है वो केंद्र अधीक्षक को जो है वो सुपुर्द करेगा और केंद्र अधीक्षक जो है वो अपने केंद्र पे जाकर के जो है नियमानुसार जो प्रश्न पत्र जो है वो छात्रों को जो है वो वितरित करेंगे। निजी स्कूल संचालकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करते हुए आरटीई का समस्त बकाया भुगतान गैर सरकारी विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से दिलवाने एवं प्राइवेट स्कूलों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने उनकी समस्याओं के समाधान की मांग राज्य सरकार से की है। इस संबंध में बुधवार को जिले भर के निजी स्कूल संचालकों ने SRS प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने बताया कि राज्य में 40,000 से अधिक गैर सरकारी विद्यालय संचालित हैं। पिछले कुछ वर्षों से गैर सरकारी विद्यालयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप इन विद्यालय के संचालकों, शिक्षकों और अभिभावकों में असंतोष उत्पन्न है। उन्होंने बताया कि निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से हाल ही में आदेश जारी किए गए हैं। जिन विद्यालयों में आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश दिया जाता है, उन विद्यालयों की 21 प्रकार की जांच की जाएगी तथा किसी दस्तावेज के उपलब्ध न होने पर तत्काल मान्यता समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। निदेशालय ने अपने पत्र से इस कार्रवाई को सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना का हिस्सा बताया है, जबकि निदेशालय का यह बताना स्पष्ट रूप से गलत और भ्रामक है। वर्तमान में विद्यालय में बोर्ड व स्थानीय परीक्षा चल रही है या परीक्षा की तैयारी चल रही है। ऐसे अवसर पर सभी गैर सरकारी विद्यालयों की 21 प्रकार की जांच करवाना उचित नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व ही आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की जांच के दौरान सभी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करवाया गया। परीक्षा के अवसर पर सभी गैर सरकारी विद्यालयों की पुनरु जांच करवाना इन विद्यालयों के प्रति निदेशालय की दुर्भावना को दर्शाता है। आज हमारा तमाम हनुमानगढ़ जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इकट्ठे हुए हैं। हमारा मुद्दा है कि अभी वर्तमान में 21 बिंदु दिए हैं जिससे कि हमें परेशान किया जा रहा है। हम शिक्षा और शिक्षा का प्रसार और प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ से हम सरकार की सहायता कर रहे हैं और जो ही नई सरकार बदली हमारे लिए फितूंगी नियमों का पुतला हमारे ऊपर डाल दिया। तो हम ग्रामीण क्षेत्र हो या दूर दराज से हो, हम सब ये चाहते हैं कि हमारा राजस्थान शिक्षा में अग्रणी हो। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से मंगलवार देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 165 अधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन आदेश जारी किए गए। आदेश के अनुसार उमेदीलाल मीणा हनुमानगढ़ के नए अतिरिक्त जिला कलेक्टर होंगे। मीणा को टोंक के भू प्रबंध अधिकारी के पद से हनुमानगढ़ एडीएम के पद पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि हनुमानगढ़ एडीएम उमेश सिंह रत्नू का स्थानांतरण बीकानेर शहर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर किया गया है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जिला शाखा हनुमानगढ़ ने रतनगढ़ के शिक्षक ताराचंद और गिरधारी लाल का निलंबन निरस्त करने तथा एपीओ किए गए शिक्षकों को पुनः पदस्थापन देने की मांग की है। इन मांगों के संबंध में संघ सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को अलग अलग ज्ञापन सौंपे। आज हमने कलेक्टर साहब हनुमानगढ़ के माध्यम से एक शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसके मार्फत मांग की गई है कि शिक्षकों को उनका काम करने दिया जाए, उनसे गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाए और पूरे प्रदेश भर में जितने भी शिक्षक एपीओ सस्पेंशन से पीड़ित हैं उनको सेवाएं पुनः बहाल की जाए और उनको उनके वांछित स्कूल के अंदर पुनः से लगाया जाए। ये हमारी मेजर मांग है और इन मांगों को लेकर एक हमारे पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चल रहा है और 1 मार्च 2024 को चूरू के जिला कलेक्टर द्वारा जिन 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया है उनके पुतले दहन का कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत हनुमानगढ़ एवं हरियाणा के हिसार जिले के आबकारी अधिकारियों की बैठक बुधवार को टाउन स्थित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में शराब के अवैध भंडारण, तस्करी और अवैध बिक्री की रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई। शराब से जुड़ी अवैध गतिविधियों की जानकारी समय पर साझा करने पर चर्चा की गई और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने पर सहमति बनी। जिला मुख्यालय पर बना रिको औद्योगिक क्षेत्र एक बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। डंपिंग यार्ड की कमी के चलते उद्योगपति गलत तरीके से खुले में कचरा फेंक रहे हैं। जहां एक तरफ उद्योगपतियों के पास अपशिष्ट को ठीक से संग्रहित करने के लिए कोई उपाय नहीं है, दूसरी तरफ
नागरिक भी खुले में फेंके जा रहे इस कचरे से परेशान हैं। देखिए रिपोर्टर आशीष गौतम की विशेष रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर बना रिको औद्योगिक क्षेत्र एक नई चुनौती का सामना कर रहा है, जहां डंपिंग यार्ड न हो पाने के कारण शहर के उद्योगपति खुले में राख घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को इसका सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ी ये जगह दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर राख का पहाड़ बन गया है और ये बिल्कुल बारीक राख हवा के साथ उड़कर लोगों के घरों में, दुकानों तक और आसपास रहने वाले लोगों को प्रभावित कर रही है। जहां एक तरफ राख पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ लोग, शहर के आम लोग भी कचरा यहां गिरने लगे हैं। और इसके दूसरी तरफ, सड़क के अगर दूसरी तरफ आप देख पाएं तो यहां पर रिको से निकले गंदे पानी का ढेर लगा हुआ है, जिसके चारों तरफ राख पड़ी है। तो बहुत से यहाँ पे आम नागरिक भी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि ये जो राख से क्या किस तरीके की परेशानी इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ यहाँ इस राख जिस जगह पर पड़ी है उसके ठीक सामने एक दुकान है और उस दुकान के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किस तरीके की दिक्कत यहाँ आ रही है। जी पहले तो अपना नाम बताइए। आशीष पारी। आशीष जी, यहाँ पे किस तरीके की दिक्कत आपको, ये जो सामने राख काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ इकट्ठी हो रही है, इससे आपको किस तरीके की दिक्कत आ रही है? इतनी ज़्यादा दिक्कत है, जब ये आंधी वगैरह हवा चलती है, आंखों में आती है, इतनी भयंकर जलन होती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, बैठा नहीं जाता दुकान पे। तो यहाँ पर जो लोग घेर के जाते हैं, आप लोग उनको कुछ कहते नहीं हो या किस तरीके की? जहाँ तक होते हैं इनको रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये लोग कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है डालने का। तो आपने कभी रिको में या यहाँ प्रशासन के पास इस चीज़ की गुहार लगाई? बिल्कुल कहा हुआ है सब रिको के अंदर। तो वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या? रिको वाले बोल रहे हैं कि जी उनको रोकने की तो हमारी भी अथॉरिटी नहीं है, हम किसको रोकें, किसको रोकेंगे। और लोग, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कचरा भी गिर के जाते हैं। कचरा, सारी गंदगी, शहर की जितनी लमसम गंदगी है वो सारी यहाँ डाल के जाते हैं, और केमिकल का पानी वेस्टेज, जितना भी रिको का वेस्टेज होता है सब यहीं डलता है। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग यहाँ साफ इस तरीके से कह रहे हैं कि ये जो राख यहाँ पे गिरी जा रही है ये अवैध तरीके से गिरी जा रही है। लोग कचरा भी यहाँ गिरने लगे हैं, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को और जो जिन लोगों ने व्यापारिक कमर्शियल दुकानें यहाँ पर कर रखी है उनको भी बहुत तरीके की दिक्कत आ रही है। तो इसी की रिपोर्ट के लिए हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। रिको औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हुए वर्षों गुजर गए, लेकिन अभी तक यहाँ डंपिंग यार्ड का विकास नहीं हो पाया। इसी का नतीजा है कि उद्यमियों को जहाँ जगह मिलती है वहीं कचरा डालना पड़ रहा है। तस्वीरों में दिख रही ये राख दूर दूर तक फैली है, क्योंकि उद्योगपतियों को मजबूरन ये राख और अन्य कचरा खुले में ही फेंकना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि रिको प्रबंधन द्वारा अभी तक डंपिंग स्टेशन को लेकर कोई प्लानिंग भी नहीं की गई है। यही अपशिष्ट या तो नालियों में या फिर हवा में उड़कर लोगों के घरों में जमा हो रहा है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन हो रही है। रिको फेज 1 और 2 में लगी फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण हो रहा है उससे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, खुंजा सहित सिविल लाइन का F ब्लॉक, A ब्लॉक, B ब्लॉक सहित मॉडर्न टाउन एरिया प्रभावित होता है। स्काई न्यूज रिपोर्टर ने जब रिको के सबसे नजदीक एरिया में जाकर लोगों से बात की तो उनका दुख निकलकर सामने आया। हबोर बाईपास पे जो राख पड़ी है ये लोगों के घर पे आती है। जैसे हम कपड़े सुखाते हैं छत पे और कपड़ों पे कालिश जम जाती है, और जैसे हम सफाई करते हैं, पोछा वगैरह लाते हैं तो वहीं पे कालिश जम जाती है फर्श के ऊपर। इस करके हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, बुजुर्ग लोग, उनके सांस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है इस राख की वजह से। और घरों में कुछ खाने पीने के लिए चीज़ रखते हैं उस पर ही राख जम जाती है। बाहर ना कुछ चीज़ रख के ढक के रखना पड़ता है यहाँ पे। और स्वास्थ्य विभाग से हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ जितने भी है आप उनकी जांच करवाइए। सबसे ज़्यादा सांस के संबंधित रोगी मिलेंगे यहाँ पे। और रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे व्यवस्था अच्छी बनाई जाए। दिक्कत तो जी राख बहुत आती है घरों में, बहुत ज़्यादा नाजायज तरीके से परेशान है जी राख से। सांस लेने में भी बहुत दिक्कत है, कुछ बाहर सो नहीं सकते गर्मियों में, सर्दियों में भी जम जाती है घरों की छतों पे भी। घरों पे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, मतलब बता नहीं सकते इतनी ज़्यादा परेशानी है इस चीज़ की। इस बढ़ती समस्या को देखते हुए उद्योगपतियों ने रिको प्रबंधन को डंपिंग यार्ड मुहैया करवाने के लिए पत्र लिखा था।
जयपुर मुख्यालय से डंपिंग यार्ड बनवाने की स्वीकृति भी मिल गई है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो सका है। इस बारे में हमने हनुमानगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवरतन खड़गावत से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं शिवरतन खड़गावत, अध्यक्ष हनुमानगढ़ इंडस्ट्रीज ने कई बार कलेक्टर की मीटिंग में वह इनको हेड ऑफिस रिको को भी कहा कि यहाँ हमारे कोई भी डंपिंग यार्ड नहीं है। अभी कुछ करने के बावजूद कई सालों के बाद हमें डंपिंग यार्ड यहाँ इन्होंने अलॉट कर दिया, परंतु आज 6 महीने हो गए इसके ऊपर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है, ना ही वहाँ कोई गिरने की अभी अनुमति दी गई है। इस बार हमने इसके लिए बजट भी रिको यहाँ आरम ने मांगा था, परंतु उसके लिए भी इन्होंने कोई भी हमें बजट नहीं दिया है। और इस डंपिंग यार्ड न बनने से औद्योगिक क्षेत्र की जो इकाइयाँ हैं, अपना जो पिस्ट है वो ये सड़क के किनारे डाल देती हैं। वो उनको जले हुए देखकर शहर के लोग भी यहाँ लाके अपना कचरा डाल रहे हैं, जिससे एंट्री पॉइंट और इंडस्ट्रियल एरिया व शहर की सुंदरता को नुकसान भी होता है और इससे प्रदूषण भी फैलता है। अतः हमारा आपसे रिको से भी हमने फिर दोबारा से अभी किया है कि आप हमें फंड और दिलाए जाए। नियम के अनुसार ऐसे हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का निस्तारण फैक्ट्री संचालक को करना होता है, ताकि यह उड़कर लोगों के घरों और सांस में न जाए। स्काई न्यूज ने इस बारे में संबंधित अधिकारियों से भी बात की है। इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सर, डंपिंग यार्ड की मांग को देखते हुए सर प्रस्ताव यहाँ से गए थे हमारे रिको ऑफिस श्रीगंगानगर यूनिट ऑफिस से मैनेजमेंट के पास, रिको मैनेजमेंट जयपुर के पास। तो हमने हनुमानगढ़ फेज 1 और हनुमानगढ़ फेज 2 दोनों क्षेत्रों के लिए एक कॉमन डंपिंग यार्ड के लिए लगभग 2 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता के हिसाब से प्रस्ताव मुख्यालय जयपुर भेजे थे। और हमारे निगम प्रबंधन द्वारा हर बिंदुओं पर, हर पहलुओं पर गौर करते हुए नवंबर 2023 में 29 नवंबर 2023 को 1.11 हेक्टेयर का डंपिंग यार्ड हनुमानगढ़ फेज 2 में उन्होंने स्वीकृति लेआउट प्लान में स्वीकृति दे दी है। और अब इसकी विकास करने के लिए जैसे ही बजट हमें मिलेगा उसमें विकास कार्य, बाउंड्री वाल, गेट का निर्माण कार्य आदि कराया जाएगा। हाँ, हमने इस बार बजट में हमने भेजा था सर, जनवरी में बजट डिस्कशन की मीटिंग थी, तो हमने इसमें प्रस्ताव भेजे थे बजट लेने के लिए, परंतु अभी तक तो कोई बजट इसके लिए मिला नहीं है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।